चलते हैं बच्चों, इस वीडियो में देखते हैं बायोमोलिक्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के कितने आए हुए हैं। ठीक है, 2008 से लेके 2019 तक टोटल 19 क्वेश्चन है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारे। ठीक, इनको डिस्कस करने से पहले सारे वीडियो देख लेना जितने पढ़े हैं, जितने बायोमोलिक्यूल के हमने डाले हैं। ठीक है, क्या है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इन चारों में कौन सा है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड दो तरीके के, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक, जो जरूरी है वो एसेंशियल, जो जरूरी नहीं है वो नॉन एसेंशियल। चलो, टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल 10 होते हैं उसमें से, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक, आप कैसे याद रखोगे कौन से 10 एसेंशियल है, कौन से 10 नॉन एसेंशियल है? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं कि जी ए एस और CTP, ठीक है, इसको मिला के पढ़ सकते हो, गागा गैस CTP। और इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं कि गागा गैस C8 जानते हो, टायर, ठीक है ना। तो C से C8 हो गया, न्यूमोनिक बस याद करने के लिए। ठीक है, C8 टायर, इसको तुम टायर कह सकते हो, और इसको कह सकते हो पर। ठीक है, गागा गैस C8 टायर पर, इसको आप याद करने के लिए यहाँ बना सकते हैं कि ये होता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है ना। अब ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। अब देखिएगा, जितने भी ए से आ रहे हैं या जी से आ रहे हैं सभी होते हैं क्या, नॉन एसेंशियल। एक है बस एक्सेप्शन यहाँ पे, ए से होता है आर्जिनिन। सारे ए से तो नॉन एसेंशियल है जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे आर्जिनिन है जो होता है क्या, एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अगर आर्जिनिन दिया है तो वो एसेंशियल होगा, बाकी सारे ए के क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। और देख लो यहाँ पे जरा, सी से तुम्हारा सिस्टीन है, यहाँ पे C8 लिख दिया याद करने के लिए। ठीक, टी से तुम्हारा टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन, तो यहाँ टायर लिख दिए। और पी से प्रोलीन है तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो क्या होगा, मिला के पढ़ो, गागा गैस CTP, C8 टायर पर। ठीक है, ये होते हैं नॉन एसेंशियल। ए से कोई भी मिलेगा नॉन एसेंशियल, जी से कोई भी मिलेगा नॉन एसेंशियल, ए का केवल आर्जिनिन क्या होता है, एसेंशियल। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लगाते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, नॉन एसेंशियल कौन होगा? हमने कहा ए के सारे क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल एक्सेप्ट आर्जिनिन। तो क्या यहाँ ए का कोई देखो दिखा है, लिखा है ना। तो ये क्या है भाई, अलेनिन। अलेनिन तो ए से है लेकिन आर्जिनिन नहीं है, इसका मतलब ये जो एलेनिन है ये क्या होगा, नॉन एसेंशियल। ऐसे ये रटा हुआ आसान सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिर्फ रटने से कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा इसको। ठीक, तो ये सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, which structure of protein remains intact during denaturation process। चलो, इस क्वेश्चन में देखना जरा कि प्रोटीन के सबसे पहले ये जान लो कितने स्ट्रक्चर होते हैं। पूछा क्या है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जो इंटैक्ट रहता है, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, दूध से पनीर का बनना, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग पढ़ा होगा। ठीक, तो ये क्या है, जब भी कोई ग्लोबुलर प्रोटीन, कौन सा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जो स्फेरिकल टाइप होता है, कॉइलिंग जिसमें होती है उसे कहते हैं ग्लोबुलर, और जो थ्रेड लाइक होता है उसे कहते हैं फाइब्रस। तो जब किसी प्रोटीन में हम अगर केमिकल या फिजिकल चेंज लाते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए, मान लो जैसे ग्लोबुलर से वो क्या हो जाए, फाइब्रस हो जाए। ठीक है, ग्लोबुलर से फाइब्रस हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन के लिए, आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो प्रोटीन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस में इंटैक्ट रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता? तो बता दें, सेकेंडरी में कॉइलिंग होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कॉइलिंग होती है। ठीक है। टर्शरी क्या होता है? जिसमें 3D कॉइलिंग होती है, 3D कॉइलिंग। ठीक। प्राइमरी क्या होता है? ये होता है डेंस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। अच्छा, सेकेंडरी हमने बताया कॉइलिंग होती है, टर्शरी फर्दर कॉइलिंग होती है। ठीक। तो भाई क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये आपका ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर में हमने सॉल्व कराया है। ठीक, देख लीजिएगा, वहां पर भी देख सकते हैं। होता क्या है, जब डीनेचुरेशन है तो ये कॉइलिंग खुल के ये फाइब्रस हो जाता है। कॉइलिंग खुल गई मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये कॉइलिंग क्यों होती है? इनमें इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर क्यों बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो भाई क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप इसको हीट करते हैं या पीएच चेंज लाते हैं, फिजिकल या केमिकल चेंज लाते हैं, तो ये कॉइलिंग अनवाइंडिंग होती है, खुल जाती है। खुल जाती है तो भाई ये फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। फाइब्रस स्ट्रक्चर किसका है? प्राइमरी। ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आता डीनेचुरेशन की प्रोसेस में, इसलिए कहते हैं क्या कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता। सेकेंडरी में अनकॉइलिंग हो सकती है, टर्शरी में हो सकती है, लेकिन प्राइमरी क्योंकि वो फाइब्रस है तो उसमें कोई अनकॉइलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ईयर 2018 में, 2018 में दो क्वेश्चन आए थे पेपर में, आओ देखते हैं। Which of the following compound can form a zwitter ion? ठीक है, zwitter ion कौन बना सकता है? तो सबसे पहले ये zwitter ion क्या होता है? कोई भी डाइपोलर आयन, ठीक है, जो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ठीक, सारे के सारे अमीनो एसिड को अगर डिप करोगे, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाओगे, वाटर में डिप करोगे, तो क्या होगा? तो वो बनाते हैं आयंस। क्या बनाते हैं? आयन। मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड ये है। ठीक, 20 टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड, जिसमें से ये जनरल फॉर्मूला होता है उनका। अगर इसको वाटर में डिप करोगे तो यहाँ से H प्लस निकल के इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है नाइट्रोजन, यहाँ से H प्लस निकला, वहां गया, इधर आया माइनस, तो इसे कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन सारे के सारे अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन है अमीनो एसिड। बेंजोइक एसिड क्या एक अमीनो एसिड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, एसिटाइलाइड बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, एनिलीन एकदम नहीं होता। ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये अमीनो एसिड क्योंकि है इस वजह से ये बना सकता है क्या? ज्विटर आयन। ये तुम्हारा क्या है? ज्विटर आयन। तो आंसर इसका क्या चला गया? फोर्थ। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में ध्यान देना, ज्विटर आयन एक जगह और लिखा है। ठीक, कहाँ पे? सल्फा एनिलिक एसिड। ये आपके अमाइंस चैप्टर में दिया हुआ है। सल्फा एनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारा ज्विटर आयन इसका बना के दिखाया है। ठीक है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ। ठीक, चलो अब अगले पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज। अब ये क्या है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन? तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्च के दो कंपोनेंट, स्टार्च बना होता है अल्फा ग्लूकोज का। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन स्पेलिंग में कौन बड़ा है? एमाइलोपेक्टिन। तो जो स्पेलिंग में बड़ा है वो 80% पाया जाता है स्टार्च में, यानी एमाइलोपेक्टिन ज्यादा पाया जाता है। ये होता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, जबकि एमाइलोज क्या होता है? लीनियर चेन होती है। इसमें लिंकेज C1 C4 के होते हैं और इसमें C1 C4 पे साथ ही साथ C1 C6 के लिंकेज होते हैं। इसमें एमाइलोपेक्टिन में। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या पूछा है। एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। स्टार्च में बीटा लिंकेज होता ही नहीं। एनसीईआरटी में देखिए, आपको दिख जाएगा।
उसमें कोई बीटा लिंकेज होता ही नहीं। ठीक, तो बीटा लिंकेज एमाइलोज देखिए यहाँ पे भी लिखा है बीटा लिंकेज, और नहीं तो 1,6 लिखा है। ठीक है, तो 1,6 तो वैसे भी नहीं होता है एमाइलोज में, किसमें होता है 1,6? केवल और केवल एमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, चलो एमाइलोपेक्टिन में बीटा यहाँ दे दिया, अगर बीटा नहीं देता तो सही होता, और तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। एमाइलोपेक्टिन में have 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। ठीक है, अल्फा लिंकेज ही होता है 1,4 पे जब लिंक करता है लाइन से तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, और ऊपर वाले चेन का नीचे वाले चेन के कार्बन से, ऊपर वाले के पहले और नीचे वाले के 6 नंबर से जब लिंकेज होता है तो ब्रांच बनती जाती है। ठीक है, तो भाई क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन का, इसलिए थर्ड इसका आंसर। फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एमाइलोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का नहीं बना होता, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का बना होता है, गैलेक्टोज का नहीं। वो भी कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो आपका कौन सा सबसे सही आंसर है? तीसरा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ईयर 2017 में दो क्वेश्चन आए, वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नॉट करेक्ट? जरा देखना इन क्वेश्चंस में जिनमें नॉट लिख देता है ना एग्जाम में, जब भी बैठना तो ये नॉट नॉट को जरा हाईलाइट कर लेना पड़ते ही। ठीक है, उस पर फोकस रहे ज्यादा, हमेशा छूट जाता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ठीक, हाँ। वैसे तो ये क्वेश्चन आप सरफेस में देख सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है। ठीक, हाँ, इसको एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम वाला पार्ट दिया है ना, इसमें थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। सही बात है, कैटलिस्ट कभी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। नॉट इनिशिएट सही है, इनिशिएट नहीं करता। ठीक है, पूछा क्या है? नहीं, गलत कौन सा है? नॉट करेक्ट, ये तो सही लिखा है। सेकंड, the value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium। क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये चेंज होती है किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी के की वैल्यू कभी भी कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि यहाँ लिखा है क्या, चेंज हो जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बोला था गलत, बताइए। थर्ड देखिए, एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं ये बायोकेमिकल मतलब कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उनको कैटलाइज करता है। ये तो सही है। ठीक, को एंजाइम इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो हेल्प करता है उसी को आप को एंजाइम कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, एंजाइम का वो पार्ट जो एंजाइम की मदद करता है। ठीक है, चलो, तो ये कोएंजाइम सही लिखा है, ये भी सही है। पहला पॉइंट भी सही था कि इनिशिएट नहीं करता, सेकंड ही गलत है, और आंसर क्या आया? सेकंड ही होगा, क्योंकि गलत पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, फिर से देखिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन का तो काम ही है, क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, चलो, एंटागोनिस्टिक होता है किसका? ग्लूकागोन हार्मोन का। ओवलब्यूमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग व्हाइट। बिल्कुल सही, एग व्हाइट में ये होता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर था, तो ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ठीक, आइए, ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये भी सही है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पॉइंट देखना, लास्ट पॉइंट पूरा एनसीईआरटी में दिया है अच्छे से। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव। डीनेचुरेशन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है प्रोटीन की। ठीक है, तो वो एक्टिव नहीं बल्कि इनएक्टिव हो जाता है। पूछा है गलत कौन सा, तो आंसर क्या गया? डीनेचुरेशन से एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है, तो चौथा आंसर गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट सही थे, पूछा था गलत क्या है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2016 में बच्चों 2 बार नीट हुआ था। ठीक है, तो 2 बार में दोनों ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एक करके आओ। देखा, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। प्रोटीन, प्रोटीन बोलना है, अमीनो एसिड होते हैं,
अमीनो एसिड को n टाइम्स जब जोड़ते हो, पॉलीमराइज कराते हो, तो क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम अमीनो एसिड को लिंक कर रहे होते हैं वन बाय वन, तो कौन से लिंकेज से उनको जोड़ते हैं? उनमें होता है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज यहाँ कहाँ दिख रहा है बताइए? ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट। डेटिव बॉन्ड आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, जनरली बनता है एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में। ठीक, हाँ, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? अब देखो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट देखने के लिए वीडियो है, आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं चैप्टर में से। नॉन रिड्यूसिंग कौन है? देखो, एक तो ट्रिक है कि RML, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आप याद कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग होते हैं। साथ में इस ट्रिक के साथ आपको क्या याद रखना है कि सारे मोनोसैकेराइड जिनमें 3 से 7 कार्बन होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड और RML मतलब कि माल्टोज और लैक्टोज, ये सब के सब रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, अब लैक्टोज रिड्यूसिंग है। ठीक, ग्लूकोज क्योंकि मोनोसैकेराइड है तो रिड्यूसिंग है। ठीक, माल्टोज रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज क्या होता है? एक ऐसा डाइसैकेराइड होता है जो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग। चलते हैं बच्चों, 2016 में जो सेकेंड फेज का नीट हुआ था, ठीक है, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, आओ देखते हैं क्या। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट द जेनेटिकल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। ठीक है, जो सेंट्रल डोगमा है, जो वर्ड जो टर्म दिया गया है जेनेटिकल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, बायो का मेनली क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, फिर भी बायो वाले बच्चों को तो आता ही आता है। देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्या होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में? जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्लो करने का जो सीक्वेंस होता है उसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या है वो, तो बता दें आपको, बायो वाले बच्चों को पता ही है, DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन। mRNA यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ केवल RNA लिखा है, मैसेंजर RNA नहीं लिखा है। तो जो भी है, DNA से RNA या RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को आप कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा है। The correct corresponding order of names of oral doses with configuration given below respectively is। इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इनके लिए टैली कर रहा है? ठीक है, ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां एरिथ्रोज, थ्रियोज और कैपिटल डी कैपिटल एल पूछ रहा है। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। कहते क्या है कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसका फिशर बना हो, फिशर प्रोजेक्शन, और फिशर प्रोजेक्शन में 2 कायरल बने हो, तो वहां पे आप यूज करते हैं ग्रीक टर्म एरिथ्रोज और थ्रियोज। ठीक है, अब देखो, ऊपर वाले कायरल पे HOH लगा है, नीचे पे भी HOH लगा है, जिस साइड OH है उसी साइड नीचे OH है। ठीक है, जिस साइड H है उसी साइड नीचे H है। जैसा आप ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पढ़ते थे, ये सिस मैनर वाला लग रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, वहां डबल बॉन्ड होता था। ठीक, तो ये क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको कहते हैं एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? देख रहे हैं आप, H के नीचे OH है, OH के नीचे H है, अलग अलग ग्रुप रहते हैं, इसको कहते हैं थ्रियोज। ओज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक, हर कार्बोहाइड्रेट के आगे ओज लगता है। देखो, ये सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया तुम्हारा एरिथ्रोज। ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया? थ्रियोज। अपोजिट को थ्रियोज, सेम को एरिथ्रोज। ठीक है, अब और डी और एल भी पूछा है। अब कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे देखते हैं? ये फिशर प्रोजेक्शन बना है ना, नीचे से पहले कैरल को पकड़ो, नीचे से पहले कैरल को पकड़ो। OH देखो कहाँ है? दाहिने है, तो कैपिटल डी लगा दो। नीचे से पहले कैरल को पकड़ो, OH कहाँ है? दाहिने है, तो कैपिटल डी लगा दो। ठीक,
नीचे से पहले कैरल को पकड़ो, OH कहाँ है, लेफ्ट है, तो कैपिटल L लगा दो, L फुल फॉर्म लेफ्ट, ठीक। नीचे से पहले कैरल को पकड़ो, OH लेफ्ट है तो कैपिटल L लगा दो। ये आपका आंसर आ गया, टैली कर लीजिए ऑप्शन में आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ईयर 2014 में क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। D plus glucose reacts with hydroxyl amine and yields an oxime. The structure of the oxime would be। सबसे पहले क्वेश्चन में तो ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, शायद कुछ लोग को ना समझ में आए, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन और ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं इसको, NH2OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं D प्लस ग्लूकोज की, ठीक है, तो क्या बनता है, ऑक्साइम, ठीक। ऑक्साइम क्या होता है भाई, ऑक्साइम होता है आपका डबल बॉन्ड NOH, जब इधर लगाओ कोई R ग्रुप, ठीक है। ऐसा होता कब है, ये ऑक्साइम बनता कब है, इसे ऑक्साइम कहते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, अल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल अमीन से, ठीक है। रिएक्शन में करना क्या होता है, ये जो दो H हैं इसके साथ O बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर यहाँ वाटर निकाल दिए बाई प्रोडक्ट में, तो देखो क्या बचा, कार्बन का 2 बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड टूटा, दोनों डबल बॉन्ड से ये बना लिए, इसी को कहते हैं ऑक्साइम। ये तो अल्डिहाइड है ना, ऐसा ही कीटोन में भी हो सकता है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड होता है, तो अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये बनेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है वही पूछा है, आप चेक करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, इधर OH राइट, राइट, इधर H राइट और इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H और इधर H, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अगर ऊपर अल्डिहाइड है तो इस अल्डिहाइड की रिएक्शन इससे आप कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा अल्डिहाइड वाले पार्ट पे, ये बनेगा ऊपर, देख लो। अब देखो सारे सारे के सारे ऑप्शन में यही पार्ट बना हुआ ऑक्साइम ऊपर, ठीक है। बस आपको चेक करना है क्या, OH H H OH, देखो हर ऑप्शन में इनकी पोजीशन ही चेंज किया है। अगर कराते हो इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो बताओ यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकल जाएगा तो भाई ये डबल बॉन्ड से जाके इससे जुड़ जाएगा, बाकी OH और H तो अपनी जगह ही रहेंगे ना। OH और H अपनी जगह है, देखो लाइन से दो OH दो OH है क्या, देखो मैच कर रहा है, ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, OH OH H H, OH OH H H है क्या, तो दूसरा भी नहीं है, ठीक। तीसरे में चलते हैं, OH OH H OH, OH H, ये भी गलत हो गया। तो फिर देखो OH OH H OH, OH OH H OH, बाकी देखो सब सेम है, ठीक है। कायरल कार्बन देख लो 4 है, ग्लूकोज में 4 होते हैं, ठीक है। तो भाई जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्सिल अमीन से, ग्लूकोज की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो क्या होगा, हमेशा तुम्हें ये पार्ट देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं ग्लूको ऑक्साइम, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईयर 2014 क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग hormones is produced under the condition of stress which stimulates glycogenolysis in the liver of human beings, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि कंडीशन ऑफ स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। आप बायो के स्टूडेंट अगर हैं आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस में आपका एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, ठीक है। इसको आप 3F हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो एड्रेनालिन का आंसर हो गया, ठीक। अगले पे चलते हैं। 2013 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2012 में देख लेते हैं। Which one of the following set of monosaccharide forms sucrose? बोल रहा है मोनोसैक्राइड कौन कौन से मिलते हैं तो सुक्रोज बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज इज अ डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड मतलब इसमें दो मोनोसैक्राइड जुड़ते हैं तो बनता है सुक्रोज, ठीक है। कौन कौन से दो मोनोसैक्राइड, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ठीक। यहाँ देखोगे अगर तो सारे ऑप्शन में पायरेनोज ओज ओज करके लिखा हुआ है, देखो पायरेनोज फिर एनोज,
लिखा? चलो, ये गैलेक्टोपाइरेनोज ग्लूकोपाइरेनोज कहने का क्या मतलब है? जब भी ऐसे कुछ नाम दिया हो, गैलेक्टोज की जगह गैलेक्टोपाइरेनोज दिया हो, ग्लूकोज की जगह ग्लूकोपाइरेनोज दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, हैवर्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ओपन चेन की नहीं। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। आओ चेक कर लेते हैं। तो क्या सुक्रोज जो है गैलेक्टोज से बनता है? बिल्कुल भी नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, आओ दूसरा देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो तुमको पता होना चाहिए कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, जिसमें ग्लूकोज अल्फा वाला लिया जाता है और फ्रक्टोज बीटा वाला लिया जाता है, और दोनों के साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेके जोड़ देते हैं किससे? ऑक्साइड लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो देखो, एक अल्फा दिया है, ग्लूकोज की बात कर रहा है, और एक बीटा दिया है, फ्रक्टोज की बात कर रहा है। फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज जोड़ते हैं, जबकि ग्लूकोज में पायरेनोज जोड़ते हैं। इस पर भी लेक्चर है, देख लेना बायोमोलिक्यूल का। ठीक, तो आंसर इसका हो गया बेटा सेकंड। थर्ड पे देख लेते हैं। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, दोनों बीटा नहीं होते हैं। यहाँ दोनों बीटा दे रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों दे रहा है, गलत हो गया ये। एक अल्फा होता है तो दूसरा बीटा। अगला, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो पाइरेनोज। यहाँ देखो, फ्रक्टोज जब भी होगा ना तो फ्यूरेनोज होगा। ठीक है, तो फ्रक्टोपाइरेनोज जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आया इसका सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2011 में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज? ठीक है, लैक्टोज के रिगार्डिंग क्या फॉल्स है? नॉट ट्रू मतलब कौन सा चीज यहाँ गलत स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, फॉल्स आपको निकालना है। चलिए, तो लैक्टोज क्या होता है? एक डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, अब ये डाइसैकेराइड है तो देखो किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, plus lactose is a beta glycoside formed by union of molecule D plus glucose and a molecule of D plus galactose। ग्लूकोज होता है प्लस ही होता है, गैलेक्टोज भी प्लस होता है, दोनों डी होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है, वही लिखा है। ठीक, अगला क्या ऑप्शन? प्लस लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही, रिड्यूसिंग होता है आरएमएल। ठीक, रिड्यूसिंग माल्टोज और लैक्टोज ट्रिक बताए थे, तो रिड्यूसिंग शुगर होता है। डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। एक बात बता देना, म्यूटा रोटेशन कौन शो करेगा, कौन नहीं? म्यूटा रोटेशन सारे मोनोसैकेराइड शो करते हैं, या यूं याद कर लो, म्यूटा रोटेशन जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सारे के सारे म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। तो यहाँ लिखा है नहीं शो कर रहा है, तो बताओ ये गलत हो गया ना? आंसर क्या आया? सेकंड। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लस लैक्टोज जिसका फॉर्मूला ये है, इसमें A2H ग्रुप होते हैं, बिल्कुल सही, A2H ग्रुप होते हैं इसमें। डी, ऑन हाइड्रोलिसिस, ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस प्लस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D प्लस गैलेक्टोज। बिल्कुल सही, इक्वल अमाउंट ही मिलता है, दोनों मोनोसैकेराइड मिलते हैं और इन्हीं दोनों के जुड़ने से बनता है आपका लैक्टोज। ठीक है, आंसर आ गया सेकंड। सेकंड गलत है क्योंकि म्यूटा रोटेशन दिखाता है लैक्टोज। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2010 में देखो कुछ वैसा ही क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कौन नहीं दिखाता? अभी अभी बताया आपको कि सारे के सारे जो रिड्यूसिंग होते हैं सब दिखाते हैं म्यूटा रोटेशन। रिड्यूसिंग शुगर अगर है तो वो दिखाएगा ही म्यूटा रोटेशन। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लो। ठीक है, अब देखो, आरएमएल हो गया मतलब रिड्यूसिंग माल्टोज और लैक्टोज हो गए, साथ में सारे मोनोसैकेराइड हो गए। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, याद कर लो। नॉन रिड्यूसिंग है तो क्या ये कभी दिखाएगा? दिखाएगा म्यूटा रोटेशन? कभी भी नहीं। पूछा है कौन सा नहीं दिखाएगा? माल्टोज दिखाएगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, फ्रक्टोज क्योंकि मोनोसैकेराइड है तो ये तो रिड्यूसिंग होगा ही। रिड्यूसिंग होगा तो ये भी म्यूटा रोटेशन दिखाएगा। म्यूटा रोटेशन सब दिखाएंगे, केवल पहला नहीं दिखाएगा क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ईयर 2009 में, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इनमें से किसको यूज किया जाता है? तो बेटा बायो के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बहुत अच्छे से आंसर आता है कि ये जीन होगा इसका आंसर। ठीक है ना,
बाकी सब हो ही नहीं सकता, ये तो शुगर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2009 में 2 क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? बहुत आसान क्वेश्चन। आयोडीन किस हार्मोन में होता है बेटा? थायरोक्सिन में, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें NH2 या अमाइन ग्रुप होता है? ठीक है, तो अमाइन ग्रुप बेटा होता है थायरोक्सिन में। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन में एक बात बताना चाहेंगे कि इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। ठीक है, बस।